अब जो हमारा ये टॉपिक है 17वां भारत का जो है क्या है, यवन राज्य, यानी कि भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। यानी कि सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी, सेल्यूकस है ना, यहाँ नाम देखो, सेल्यूकस के द्वारा क्या स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। किसके टाइम में? एक तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, कौन सा? पश्चिमी और मध्य एशिया। ठीक है, सेल्यूकस के द्वारा ये किया गया था। फिर एंटियोकस प्रथम क्या किया, इसको अक्षुण्ण बनाए रखा। लेकिन एंटियोकस सेकंड के टाइम में क्या हुआ, वो कई स्वतंत्र हो गए। कौन सा? बहुत सारा प्रांत जो है वो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। बैक्टेरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोडस प्रथम ने किया। डियोडोडस प्रथम ने बैक्टेरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? डियोडोडस ने किया। बैक्टेरिया पर डियोडोडस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोडस सेकंड, यूथेडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूकेटाइटस, एंटीआल्किडस तथा हार्मेक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टेरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टेरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टेरिया यूनानी कहा गया। वंस अगेन बच्चे देखो क्या लिखा हुआ है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? बैक्टेरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। कौन सा अधिकार कर लिया? कहाँ? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे हिंद यूनानी या बैक्टेरियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी के शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन सा है? मिनांडर। हिंद यूनानी में चूँकि हम लोग देख रहे हैं बच्चे क्या कि पहला जो किया है अटैक तो हिंद यूनानी किया है, एंड द सेकेंड इज शक, थर्ड इज पहलव, फोर्थ इज कुषाण। इसकी राजधानी कहाँ थी? साकल। बैक्टेरिया ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? साकल बनाई थी, जो कि आधुनिक सियालकोट। ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नागसेन, नागार्जुन बोथ आर सेम, तो लिखा है मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागसेन से। किससे? नागसेन से। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्नो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न और मिलिंद प्रश्न है। ठीक है, अब देखो, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। मतलब हिंद यूनानी भारत के पहले ऐसे शासक थे जो सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उस पर कौन कौन राजा शासन किया है, उस सिक्के पर उन्होंने छपवा रखा था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत पर सबसे पहले किसने किया था सोने के सिक्के जारी? हिंद यूनानी। क्या? सोना। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। क्या? हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की
प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शक, यूनानियों के बाद शक आए। शकों का 5 शाखाएं थी। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 थी। और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा कहाँ? अफगानिस्तान। दूसरी शाखा पंजाब, जो कि राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तीसरी शाखा मथुरा और चौथी शाखा पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा कौन थे? मोह। ऐसे बोलते हैं ना कि मोह माया में मत फंसो तो ऐसे लाइक मोह है ना, शक, किसी को शक नहीं करो, ये मोह है, गलती है, ये शक मत करो, तो ये मोह है। तो यानी कि शक राजा पहले कौन हुए थे? मोह। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। शक पर विजय के उपलक्ष्य में, अब देखो फिर क्या लिखा है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ बच्चे। देखो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजाओं ने शक को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उज्जैन के, कहाँ के? उज्जैन के स्थानीय राजा किसको हराया? शक को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से, अब जो शक पे जो जीता था तो क्या हुआ? विक्रम, तो क्या नया संवत निकाला? विक्रम संवत। कब? 58। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, शक संवत, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। कब? 58 ईसा पूर्व में। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी हुए। शकों पर सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम, जिसने शासन 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर किया। इसने काठियावाड़ के अर्धशुद्ध सुदर्शन झील मौर्योत्तर द्वारा निर्मित का क्या किया? जीर्णोद्धार किया। मौर्यों द्वारा निर्मित था कहाँ? गुजरात में सुदर्शन झील, गुजरात के काठियावाड़ में। तो इसको फिर से जीर्णोद्धार किया कौन? रुद्रदामन प्रथम, जो शक का सबसे प्रतापी राजा था और इसका जो शासन पीरियड है 130 से 150। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखा था, गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे पहले के सभी अभिलेख क्या थे? प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। अब देखो हम लोगों ने हिंदी यूनानी पढ़ा, शक पढ़ा, अब देखते हैं हम लोग पल्लव या पार्थियाई। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा क्या था? गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान में था। कुषाण, पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। पल्लव के बाद कौन आए? कुषाण आए। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था। कितने? 5 कबीलों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुल के थे, कौन थे? कुषाण। अब फिर से देखो, पल्लव के बाद कौन आए? कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी कहलाते थे। अब जो कुषाण है वो क्या कहलाते थे? यूची या तो फिर तोखरी कहलाते थे। यूची नामक का जो कबीला था वो 5 कुल में बटा हुआ था। कितने? 5 कुल में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कौन थे? कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। कौन?
कुजुल कटफिशेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। क्या थी दूसरी राजधानी? मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, शक संवत। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विक्रम संवत। जो शक पे जो जीते थे, कौन है ना, अभी मैं बताई थी ना, शक पे जीते थे, तो उन्होंने क्या चलाया था? अभी विक्रम संवत का 58 ईस्वी में, है ना, लिखा है ना, देखो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शक पर पराजित कर लिया था। शकों के विजय के उपलक्ष्य में कब? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलवाया। और देखो कुषाण के पीरियड में कनिष्क ने 78 ईस्वी में क्या चलाया? शक संवत चलाया, जिसे शक संवत कहते हैं। एक संवत चला था जिसको क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार क्या प्रयोग में लाती है? शक, यानी कि शक संवत। याद रहे कब? 58 में। ठीक है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात चरक जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविवाह सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। अभी हम लोगों ने पढ़ा, फिर से ध्यान दो, क्या पढ़ा? क्या कि वसुमित्र जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के टाइम में, तो उसके जो अध्यक्ष कौन कर रहे थे? वसुमित्र कर रहे थे। ठीक है। और यही वसुमित्र महाविवाह सूत्र लिखे। कौन? वसुमित्र। ठीक है। यानी कि वश में कर लेते हैं महान तरीके से, यानी कि वसुमित्र महाविवाह सूत्र। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व कोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्धों का रामायण यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना की। कौन? अश्वघोष। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत्र और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार की क्या थे? विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। क्या कहा जाता था? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, जिन्होंने फार्मूला दिया था E=mc²। ठीक है। इसकी पुस्तक नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 में ईस्वी में हो गई थी। कनिष्क वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के देखो, दूसरा टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त साम्राज्य। ये नहीं कि बोला पढ़े जा रही है, बस मैं इसलिए ऐसा रीडिंग लगा रही हूँ कि जो बच्चे लुसेंट पढ़ चुके हैं, अब मान के चलो कि अब उनको रिवीजन करना है, तो वो ये लेक्चर लगा देंगे, आराम से सुनते रहेंगे, लेटे हुए सुन रहे हैं, गाड़ी में सुन रहे हैं, एज लाइक आपकी रिवीजन होती जाएगी। क्योंकि लुसेंट पढ़ते हैं बहुत लोग, बोर हो जाते हैं, तो दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि एक चीज़ को 1000 बार सुनते जाओ फिर जा कर के चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं अपन गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयोग के निकट कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 में कहाँ बैठा था? गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी की राजकुमार थी जिसका नाम था
लिच्छवी राजकुमारी जो थी उसका नाम था कुमार देवी से क्या किया, ये विवाह किया, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। क्या ली? महाराजा धीराज की उपाधि ली। गुप्त संवत। अब देखो, एक हम लोगों ने पढ़ा शक संवत, उससे भी पहले पढ़ा हम लोगों ने विक्रम संवत। क्या पढ़ा? विक्रम संवत। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना विक्रम संवत 58 में। कब है ये? 50, ये है 58 में। अब देखो, कुषाण के टाइम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शक संवत 78 में। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं अब हम लोग? गुप्त संवत। ये कब है? 319 से 320। ठीक है। की शुरुआत प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है। चांद के बाद क्या हुआ? समुद्र हुआ। अब देखो, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। यानी कि ये मान के चलो भारत है, यहाँ उत्तर में इसने कितना? 9 शासक और दक्षिण में इन्होंने 12 शासक को क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक है। और इन्हीं विजय के उपरांत के कारण उन्होंने, उसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त से पहले कौन राजा थे? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त क्या था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि ली थी। ठीक है। समुद्रगुप्त विष्णु का क्या था? उपासक था, और इन्होंने अश्वमेध कर्ता की उपाधि ली। इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसने सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। अब देखो, फाहियान जिसने फूको की बुक लिखी थी, ठीक है, जिसने 14 ईयर इंडिया में रहा था, तो अब वो किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा था चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, एंड थर्ड इज चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन है? कुमारगुप्त। अब देखो, कुमारगुप्त आया या गोविंद गुप्त, इसी को क्या कहते हैं? गोविंद गुप्त कहते हैं। 415 से कब है? 454 हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, अब देखो, अभी जो बिहार में है यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसको ध्वस्त कर दिया गया था, किसके द्वारा? कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? स्कंद गुप्त हुआ था। 455 से 467 हुआ था। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रुद्रदामन। क्या पढ़ा था? रुद्रदामन जो कनिष्क वंश का सबसे प्रतापी राजा था, रुद्रदामन। ठीक है। अब देखो, ये जो सुदर्शन झील था कहाँ था? काठियावाड़ में था। तो काठियावाड़ में था, कौन बनाया था? मौर्य बनाया था। कौन? मौर्य पीरियड के टाइम में ये बना हुआ था। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार कौन कराए? रुद्रदामन। एंड दी सेकंड कौन कहता है? स्कंद गुप्त। इन्होंने क्या लिखा है? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंद गुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये ना एग्जाम में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्कंद गुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। सौराष्ट्र का क्या किया? गवर्नर। किसको? प्रणदत्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? विष्णुगुप्त।
था। अब ये मत समझना ये विष्णुगुप्त था तो समुद्रगुप्त के टाइम में विष्णु, समुद्रगुप्त जो वो विष्णु का उपासक था, वो विष्णु को मानता था, लेकिन ये राजा बोल रहा है। अंतिम राजा कौन है? विष्णुगुप्त है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन है? देश थी, जिसके शासन को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपाड़िक कहलाते थे। फिर से इसको मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, देखो। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी। सबसे बड़ी इकाई कौन थी? देश। जिसके शासक को कहा क्या जाता था? गोपना। जो देश पर शासक करते थे उसको क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। और दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति थी। क्या थी? भुक्ति थी। जिसके शासक कौन होते थे? उपाड़िक होते थे। कौन होते थे? सॉरी, उपड़िक होते थे। कौन? उपड़िक होते थे। यानी कि देश पे जो शासन करते थे वो गोपना होते थे और भुक्ति के उपड़िक होते थे। भुक्ति के उपड़िक, नाम से थोड़ा मैच हो रहा है, भुक्ति उपड़िक। अब क्या ही करें, ऐसे ही याद करना है अपने को, ठीक है। भुक्ति के नीचे विषय, भुक्ति के नीचे क्या था? विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। इसके प्रमुख कौन होते थे? विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया कौन था? ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई क्या थी? पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व के कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। भू राजस्व कुल का उत्पादन कितना? 1/4 से 1/6। आर्थिक उपयोगिताओं के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि, चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं थी उसको क्या कहा जाता था? सील कहा जाता था। अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको क्या कहा जाता था? अपृहत कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारी मंदिर है, अभी देख रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4, चारों का है मध्य प्रदेश में। विष्णु, ठीक है, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर और फिर शिव मंदिर। अब देखो कहाँ कहाँ है। एक जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ है? तिगवा में। कहाँ है? तिगवा में। तिगवा में क्या है? तिगवा में विष्णु मंदिर, ये जबलपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भूमड़ा, नागोदा, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर 10 से 10 देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खो, नागोदा, मध्य प्रदेश। भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ईंटों के द्वारा ये निर्मित है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में है। फिर सुनो, कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। अब देखो, कायस्थ का सबसे पहली बार वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिला है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। और कायस्थों का जाति के रूप में वर्णन ये मिला है ओशनम स्मृति में मिला है, ठीक है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें एक भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी को सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्हें इस राजधर्म बनाया गया था। उन्हें इसे राजधर्म बनाया। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म का क्या था? अनुयायी था तथा उन्हें इसे राजधर्म बनाया गया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। क्या था? गरुड़, सॉरी गुरुड़ नहीं, गरुड़। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, गरुड़ होगा यार। विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़ गुप्तों का क्या था? राज चिन्ह था, क्योंकि वो विष्णु के उपासक थे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता के निर्मित कुल कितना गुफा है? अजंता में 29 गुफा है। वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचे हैं, जिसमें से गुफा संख्या 16 और 17 की गुप्तकालीन है। देखो, अजंता में निर्मित बहुत सारा गुफा बनाया गया होगा, जिसमें कि 29 गुफा, जिसमें कि कितने बचे? 26 ही बचे हैं। ठीक है, 26 बचे हैं। अब देखो, केवल 6 ही शेष है। 16 और 17 किससे रिलेटेड है? ये ना गुप्ता पीरियड से ही रिलेटेड है। और देखो, और इसे गुप्त संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 का चित्र को चित्रशाला कहा गया है। अब देखो, 16 और 17, 16 में क्या है? 16 और 17 गुप्तकालीन से संबंधित है, और 16 में ही मरणासन राजकुमारी का चित्र वहाँ पे प्रशंसनीय है। और गुप्ता संख्या 17 जो है उस चित्र को क्या कहा गया? चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभनिष्कर्मण एवं महापरिनिर्वाण घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए। 16 और 17, 16 में क्या है? मरणासन राजकुमारी का प्रशंसनीय है, और 17 में गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, जिसका उनमें महाभनिष्कर्मण, महापरिवर्तन, जो भी है, महापरिनिर्वाण, महाभनिष्कर्मण, बुद्ध के जन्म, जो भी है वहाँ उद्धृत किए गए, उसी को चित्रशाला कहा गया है। अजंता की गुफाओं को बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। किससे? महायान शाखा से संबंधित है। ये आंसर लिखने में भी काम आएगा ये सब लाइन। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला कौन सा है? धार, मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? कालिदास था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, पंचतंत्र को। ठीक है, जो संस्कृत में लिखे हैं। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है किसका? पंचतंत्र का। ये किसने लिखा है? विष्णु शर्मा लिखा है। किसके टाइम में? गुप्त काल में लिखा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और आपृच्छा कार्तित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन? आर्यभट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुफा राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई, और मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम है। शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? मृच्छकटिकम। इसमें एक ब्राह्मण और एक वैश्या की प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में
सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है वर्धन वंश। क्या है? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उन्हें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों में सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेसर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। कौन? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से कितने हुए थे? 2 पुत्र हुए थे प्रभाकर वर्धन के। एक राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और एक कन्या, यानी कि 2 बेटा, 2 सन और एक बेटी। ठीक है, डॉटर। हिंदी इंग्लिश ऐसे लिख दी, कोई नहीं, समझ जाओ। एक डॉटर, ठीक है, यानी कि प्रभाकर वर्धन की शादी हुई यशोमती से, उसको 2 बेटा हुआ और एक बेटी हुई। 2 बेटा का नाम था, एक राजवर्धन था, दूसरे का नाम हर्षवर्धन था, और एक कन्या हुई जिसका नाम था राजश्री हुआ। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। मालवा के शासक क्या थे? मालवा का जो शासक था देवगुप्त। मालवा का शासक कौन था? देखो फिर से, मालवा के शासक देवगुप्त थे। ठीक है, इसने क्या की? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा कौन था? उसका जो बेटी थी, यशोमती की जो बेटी थी, कन्या जो थी राजश्री, उसका हस्बैंड था ग्रहवर्मा, यानी कि राजश्री का हस्बैंड ग्रहवर्मा था। उसका हत्या कौन कर दिया? देवगुप्त। कहाँ का था राजा? मालवा का था। ठीक है, राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। अब देखो, अब फिर से सुनो। मालवा के शासक कौन थे? देवगुप्त। इन्हें क्या किया? फिर से रुको, फिर से मैं अच्छे से, कि बच्चे आपको आप कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चीजें याद हो जाए, अपने को याद करनी है चीज। रुको। प्रभाकर वर्धन ने शादी किया। प्रभाकर क्या किया? शादी किया। किससे? यशोमती से। इसके 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक कन्या जिसका राजश्री, यानी कि 3 बच्चे हुए। तो वो अपनी बेटी का जो शादी किया था किससे? ग्रहवर्मा से जो किया था, कन्नौज का राजा था ग्रहवर्मा, तो उनसे क्या किया? राजश्री का शादी कर दिया। अब देखो, राजश्री को पसंद करता था कौन? देवगुप्त, जो मालवा का राजा था। ठीक है, ये क्या किया? उसके हस्बैंड को मार दिया। ये खतरनाक वाली लव स्टोरी है। ये ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ठीक है, अब देखो, और राजश्री को उठा के लेके चला गया बंदी बना करके। अब जो उसका जो भाई था, किसका भाई था? राजश्री का जो 2 भाई था, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन। तो राजवर्धन क्या किया? देवगुप्त को मार दिया कि तू मेरी बहन को कैसे लेके जा सकता है, कैसे मार सकता है उसके हस्बैंड को। तो क्या किया? ये राजवर्धन देवगुप्त को मार दिया। अब देखो, अब देवगुप्त का मित्र था कौन? गौड़ नरेश शशांक। ठीक है, कौन था? शशांक ने धोखा देकर किसको मार दिया? राजवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, अब देखो, अब उसके खानदान में कौन बचा? भाई मर गया उसका, उसके हस्बैंड मर गए। अब बचा है एक
हर्षवर्धन बचा है और एक राजश्री बची है। शशांक शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया में क्या किया था, कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को क्या कहा जाता है, शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष के शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन दूत के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिससे हर्ष की पराजय हुई। देखो, हर्ष हर जगह जीत रहा था, जहाँ भी युद्ध कर रहा था जीत रहा था, लेकिन वो जब दक्षिण में पहुंचा, उसकी बहन उसको मना भी की थी कि भाई तू दक्षिण में अब उतना बड़ा साम्राज्य को मत फैला। उसकी बहन उसको ये आज्ञा दी थी। ये आप जब बुक पर स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे ना, फिर उसमें ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो हर्ष क्या किया, हर्ष सोचा कि चलो नीचे साउथ में भी चलते हैं। तो पुलकेशिन दूत के बीच में क्या हुई, नर्मदा नदी पार करके वो उसने युद्ध लड़ना स्टार्ट किया था, जो कि इसी युद्ध को क्या कहते हैं, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिससे हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री वैन सांग, अब देखो फाइयान किसके टाइम में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था, जिन्होंने 14 ईयर रहा और फूको की बुक लिखा था। चीनी यात्री वैन सांग, ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। वैनसांग की यात्रियों ने राजकुमार नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वैनसांग को क्या कहा जाता था, राजकुमार नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। 647 ईस्वी एवं 645 ईस्वी को 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव एवं सूर्य अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री वैनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्री प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वैनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुए। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागसेन नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की था। क्या, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद। हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी का बाणभट्ट किया था, जो उसके समय में दरबारी कवि थे। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का उपासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा की विषय जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहलाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशानिक तथा दंडानिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। भंडी प्रधान सचिव सिंहनाद, प्रधान सेनापति कुंतल, अश्व सेना का प्रधान स्कंदगुप्त, गज सेना का प्रमुख। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, अश्व जो घोड़े वाले जो सेना के अधिकारी होते थे उसे कहा जाता था बृहदेश्वर।
पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। अब चलते हैं हम लोग दक्षिण भारत, उसका प्रमुख जो राजवंश है अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहला है हमारा पल्लव वंश। क्या है हमारा पहला? पल्लव वंश, ठीक है। और पल्लव वंश के संस्थापक है सिंह विष्णु। 575 से 600 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा था, सिंह विष्णु। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातु जूनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। सिंह विष्णु के दरबारी कौन थे? भारवी थे, जिन्होंने एक लिखा था कृता जूनियम। पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकेंड और महेंद्र वर्मन प्रथम, ये सब इंपॉर्टेंट है। नंदी वर्मन सेकेंड। 731 से 795। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। कौन था? अपराजित वर्मन, ठीक है। 1879 to 97 में हुआ। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मातालंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पाड़ के प्रभाव में आकर शैव धर्म अपना लिया। कौन? महेंद्र वर्मन। पहले क्या था? जैन धर्म को मानता था, फिर बाद में शैव धर्म को मानने लगा। किसके प्रभाव में आकर? अप्पड़ के प्रभाव में आकर के। महाबलीपुरम के महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। महाबलीपुरम का एकाश मंदिर जिन्हें क्या कहा गया है? रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। कौन? महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें क्या गया है? रथ मंदिर कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी मंदिर, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने ली थी। क्या ली थी? वातापी कोंड की। और सबसे इम्पोर्टेंट है, महाबलीपुरम को एकाश मंदिर कहा जाता है। इसका जो है कौन किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट किया था। और कौन सा राजवंश? ये पल्लव राजवंश। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन सेकंड थे। उसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब देखो दो चीज, एक है राज सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, दूसरा है महाबलीपुरम मंदिर। फिर से मैं चीज़ों को हाईलाइट करती हूँ। महाबलीपुरम, एक है राज सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, या कैलाश मंदिर। अब देखो महाबलीपुरम का जो निर्माण कराया था वो कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है। और कैलाश मंदिर का जो रचना किया था वो कौन था? नरसिंह वर्मन सेकेंड। कैलाश मंदिर को ही क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत है। दक्षिण में क्या फेमस है? कौन सी कला? द्रविड़ कला फेमस है, जो कि कैलाश मंदिर जो नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनवाया था, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर से क्या हमारी स्टार्ट हुई? कौन सी स्थापत्य कला? द्रविड़ स्थापत्य कला शुरू हुई। महाबलीपुरम में कौन सी मंदिर है? महाबलीपुरम में शोर मंदिर। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीर लगी है। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे।
कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। फिर से सुनो, लिखा क्या है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, कांची किसकी राजधानी, पल्लव की राजधानी क्या है, कांची, ठीक है। और देखो कांची के कौन से, मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगई अलवाड़ वैष्णव संत का ये नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। कौन, प्रसिद्ध जो वैष्णव संत है कौन है, तिरुमगई, कौन है, तिरुमगई अलवाड़ नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन है। अब देखते हैं दूसरा राजवंश दक्षिण का ही। अभी हमारा ऊपर वाला सारा मतलब नॉर्थ का जो भी था राजा उजा सब हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब दक्षिण पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे राजवंश जो आए थे उसके बारे में, भारत में जो छोटे छोटे राजवंश वगैरह आए थे उसके बारे में पढ़ना है। जो मेन अपन नॉर्थ को निपटा चुके हैं, साउथ में अभी पल्लव खत्म हो गया हमारा, है ना। कौन सा है, पल्लव है हमारा, खत्म हो गया है। दूसरा हमारा है अब राष्ट्रकूट। क्या है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक है दंती दुर्ग 752 ईस्वी में हुआ था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के समकालीन थे। क्या, कर्नाटक के जो चालुक्य राजवंश से राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मणिकर या मनकीर लिखा है, ठीक है। इसकी राजधानी मनकीर या मानेखेट वर्तमान मालखेड़ या सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक है कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक और कैलाश मंदिर पढ़ा था, लेकिन वो कहाँ का था, वो कांची का था, ठीक है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं, और वो नरसिंहवर्मन सेकंड बनाया था। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, कैलाश मंदिर। कौन सा, कैलाश मंदिर, जो कौन बनाया, कृष्ण प्रथम बनाए। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अब देखो ये एग्जाम में ये भी पूछता है, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय मतलब तीन पक्षों के बीच में क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, कोई तीन पावर थी, ठीक है। तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु, कन्नौज और किसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, ठीक। और ध्रुव इसका पहला शासक था जो राष्ट्रकूट वंश से था रिलेटेड। और प्रतिहार नरेश, और देखो और कौन है, और कौन भाग लिया था, प्रतिहार नरेश, वत्सराज, क्या नाम है, वत्सराज। रुको मैं इसको ना दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ। पहला है ध्रुव, दूसरा है वत्सराज, तीसरा है पालवंश का धर्मपाल। कौन है, धर्मपाल। प्रतिहार का कौन है, वत्सराज, और पाल का कौन है, धर्मपाल, ठीक है। ध्रुव, धर्मपाल, वत्सराज। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चकरा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागद्वितीय को क्या किए, पराजित कर दिए। फिर से सुनो इस लाइन को, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर, ये भी क्या किए थे, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। कौन, गोविंद तृतीय। भाग लेकर चकरा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागद्वितीय को पराजित कर दिया था। यानी कि गोविंद तृतीय किसको किसको हरा दिया, प्रतिहार को, ठीक है, प्रतिहार वंश के शासक को, के नागभट्ट द्वितीय को, और धर्मपाल को हरा दिया। कौन, गोविंद तृतीय। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया। किसको, पल्लव, पांड्य, केरल और
गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जिनसेन। कौन है? जिनसेन। कौन है? जिनसेन। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन। गणितासार संग्रह के लेखक है महावीराचार्य। गणितासार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। अमोघ एवं अमोघ वृत्ति के लेखक है शक्तियाना। अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। कौन? अमोघ वर्ष। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया था। कौन? इंद्र तृतीय। इन्होंने मौसम से रिलेटेड अल-मसूदी ने बताया है। इसके तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों ने भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था कृष्ण तृतीय। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। कौन रहते थे? पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी चालुक्य वंश की नींव डाली। अब देखो दूसरा राजवंश आने को है, तो देखो कैसे हराया है। कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय, तो एक राजवंश था कल्याणी में। क्या था? कल्याणी में एक चालुक्य वंश था जिसके राजा थे तेलप। कौन थे? तेलप सेकंड। 973 में। और कर्क को हराकर, किसको? कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया, कल्याणी चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर के निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृति गुफाएं। एलोरा में कितनी? 34 शैलकृति गुफाएं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध। किससे? 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध बुद्धों से। 13 से 29 तक 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैन की गुफाएं, यानी कि 34 शैलकृत गुफाएं। किसमें? एलोरा में। ठीक है। इसमें 1 से 12 तक क्या है? बौद्ध है। 13 से 29 हिंदू। 30 से 34 क्या है? जैन की गुफाएं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा। कौन सा? विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इनमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिल और 3 मंजिल गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल और तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट 17वीं शताब्दी में किया था। ठीक है। और देखो क्या है, राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपनी राज्यों में मुसलमान व्यापारिक को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। चालुक्य वंश कल्याणी। अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, कर को हरा करके कौन? तेलप द्वितीय कौन वंश का स्थापना किया था? चालुक्य वंश। कौन सा? कल्याणी। इस कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। राजधानी क्या है? मान्यखेट। ठीक है। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक है तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड, तेलप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर क्या किया? कल्याणी बना दिया। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था विक्रमादित्य 6। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। कौन? विल्हन एवं विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। कौन सा? मिताक्षरा। ठीक है।
विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश अभय वातापी, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कल्याणी, अभय वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजयदित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु स्वर्ण एवं अग्नियोष्टम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नर्मदा नदी जैसे पार करने वाला था, तो पुलकेशिन दूत ने क्या किया था? पुलकेशिन दूत ने उसे क्या किया था? हरा दिया था। ठीक है, अब देखो पुलकेशिन सेकंड के दरबार में कौन था? बताओ। रविकृति, जिन्होंने एक रविकृति थे उसके दरबारी कवि। ठीक है, और वो अभिलेख लिखे थे एहोल अभिलेख, पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। ठीक है, आगे कहीं लिखा ही होगा। तो पुलकेशिन दूत ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसे दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंश शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। एहोल अभिलेख के संबंध में पुलकेशिन द्वितीय से, देखो अभी मैं बता रही थी ना, एहोल अभिलेख, उसके दरबार में कौन रहते थे? रविकृति रहते थे। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत कर पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में दक्कन में अरबों के आक्रमण किया। इसी आक्रमण में का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन द्वितीय ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इस अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी कौन थी? लोक महादेवी। कौन थी? लोक महादेवी ने पट्टक्कल विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कौन? विक्रमादित्य सेकंड। इस वंश का अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामने दंतिदुर्ग को ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता था। अब देखते हैं चालुक्य वंश बेंगी। कौन सा? चालुक्य वंश बेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था, जिसकी राजधानी क्या थी? बेंगी। ये कहाँ था? आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, तो हम लोगों ने चालुक्य वंश का 3 पढ़ा। पहला क्या पढ़ा? कल्याणी, फिर देखो वातापी, फिर कौन सा पढ़ रहे अभी? बेंगी। ठीक है, विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इसका प्रमुख राजवंश कौन कौन था? देखो, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे विजयदित्य द्वितीय थे, जिसका सेनापति कौन था? पंडरंग था। अब देखते हैं हमारा चोल वंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस वेशों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे, जिसका राजधानी तंजावुर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुंजड़ मल्लन। राजराज पेरू थच्चन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुभ सुधी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडर
चोलपुर की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे प्रांतक फर्स्ट, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र सेकंड और एवं कुलोत्तुंग। कुलोत्तम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पांच को भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है। राजराज प्रथम श्रीलंका में विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडीम चोल मंडलम बनाया। मेलुन रूबा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण मतलब शिव मंदिर निर्माण किया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुर की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम की निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान भूमि को क्या कहते थे? किसान स्वामी की भूमि को क्या कहते थे? वेलन वगई। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को पहाड़ में दिया गया भूमि को क्या कहा जाता? ब्रह्मदेव। शाला भोग किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि। देवदान या तिरुनमट्टकडक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहता था? देवदान या तिरुनमट्टकनी। ठीक है। पल्ली चंदनम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र थर्ड था। चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रसित गरीब जनता से राजस्व वसूलकर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग ने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उत्तराधिकारी को उडनकुट्टम कहा जाता था, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु में एवं नाडु में कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेदवलेन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अड़ियार प्रधान जैसे उपाधियां भी दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। उड़ सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा एवं महासभा यह मूलतः अग्रहणों और ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य को पेरुम मक्कल कहा जाता था। यह सभा वड़ियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारी की सभा को नगरम कहा जाता था। चोल काल में भूमि के उपज का 1/2 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहे जाते थे। ब्राह्मणों को दी गई भूमि कर मुक्त भूमि
को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 30 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। क्या थे? कलंजू क्या थे? सोने के सिक्के थे चोल के टाइम में। तमिल कवियों में कौन थे? जयगोंदर प्रसिद्ध कवि थे जो करलातुंग प्रथम का राजकवि था। उनकी रचना है करलिंगुतु पर्णी। कंबन और टुकुट्टम और पुगलेंदी जो तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। पप्पोन कन्नड़ तमिल साहित्य के कौन थे? त्रिरत्न थे। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला की सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं गिनी जाती है। शैव संत ईशान सिंह पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उड़ैयूर, तंजौर, गंगकोंड और चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार, शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की रचना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। अब है हमारा होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेल्लूर में चेन्नई केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेवीड था। अब है कदम वंश। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। अब देखो छोटे छोटे राजवंश आ रहे हैं, बस अपने को नाम और थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक जो थे ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों का प्रारंभिक राजधानी कुवलाल कोलर थी जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। किस पे? दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला पहला कौन था? गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था जिसने नालकोंडा हैदराबाद में एक छोटे राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिसने रुद्र देव महाराज के नाम से ग्रहण किया जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानीय कर ली थी। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी तक रहा। अब देखते हैं हमारा कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। अब देखते हैं सीमावर्ती राजवंशों का जो अभ्युदय है।
पहले है पाल वंश। कौन सा है? पाल वंश, जिसका भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। धर्मपाल था और प्रतिहार का जो राजा था, उसके बाद राष्ट्रकूट का जो राजा था ध्रुव था, उसके बाद फिर दूसरा राजा आया। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना त्रिपक्षीय संघर्ष। तो वैसे ही अब वही त्रिपक्षीय संघर्ष का वही एक पाल वंश से था, धर्मपाल। तो अब देखो, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। इस वंश की राजधानी थी मुंगेर, ये बिहार में थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन सी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, न्यायपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्या की थी इन्होंने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भागलपुर के तरफ है। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने किया था। ठीक है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। पाल वंश, मैं अभी बता रही थी ना पाल वंश के बारे में, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था इन्होंने, धर्मपाल। और गुज्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोट्ठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। 11वीं सदी के गुजराती कवि कौन थे? सोट्ठल ने धर्मपाल को क्या बोला? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ठीक है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। कौन सी? गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या। पाल शासक बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। अब देखो बच्चे, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इनकी रचना नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन थे, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दे दिया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। किसके समय में? लक्ष्मण सेन के समय में ये लोग रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। कौन? विजय सेन। कहाँ? देवपाड़ा में। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कौन? लक्ष्मण सेन। अब देखते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार है। पहला है कारकोट वंश। पहला कौन सा है बच्चे? कारकोट वंश। फिर है उत्पल वंश। फिर है लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। कौन? दुर्लभ वर्धन। वैनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। किसके समय में? दुर्लभ वर्धन के समय में। कौन सा वंश था? कारकोट वंश। कौन गया था? वैनसांग गया था। ठीक है। कहाँ? कश्मीर। उसके समय में कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली था ललितादित्य मुक्तापीड। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर कौन सा वंश आ गया था?
उत्पल वंश। कौन सा? पहला कारकोट फिर उत्पल, है ना, ऊपर लिखा था क्या, कारकोट वंश, उत्पल वंश, फिर लोहार वंश। उत्पल वंश का जो था संस्थापक था अवंती वर्मन था। कौन था? अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता जो थे, इंजीनियर थे, स्वयं ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। क्या किया? करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। रानी दिद्धा। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश पर उसका शासन हुआ। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में इसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलन द्वारा जो रचा गया था, क्या? कलन राज तरंगिणी नहीं, देखो क्या लिखा है, राज तरंगिणी तो था ही, कलन के द्वारा जो लिखा गया है, ठीक है। ये हर्ष का आश्रित कवि था। कौन? कल्हण। हर्ष का क्या था? आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की कौन सी बुक थी? राज तरंगिणी। इसमें कश्मीर का वर्णन है, ठीक है, का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश, ठीक है। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्धन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। अब देखते हैं राजपूत वंश, फिर हमारी सोचो एंशियंट, ये हमारी खत्म होने पे है, ठीक है। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, पहला देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। यही था त्रिपक्षीय संघर्ष में, ये भी भाग लिया था। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम ने गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किया था। कौन? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था मिहिर भोज था। तो एक कहावत है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कुछ ऐसे ही रिलेटेड है, एमपी से कुछ याद आ गया। मीर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वर्रा की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा था यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं सदी के मध्य में किया था, ठीक है। गढ़वाल राठौड़ वंश, ये सब अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, प्रतिहार जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो वो राजपूतों से रिलेटेड है ये सब, ठीक है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी यानी कि काशी में थी। कौन सी? गढ़वाल वंश, राठौड़। बहुत सारे लोग लगाते हैं ना राठौड़। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौड़ी ने 1194 ईस्वी के चंदावड़ युद्ध में मार डाला। चौहान या चौहान वंश, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र थी, ठीक है। बाद में अजय राजदूत ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बना दी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ, जिसने हड़ी केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज 4 के कवि विग्रहराज चौथा
के राजकवि थे। कौन? सोमदेव। ठीक है, किसके कवि थे? राजकवि थे विग्रहराज फोर्थ। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौड़ी की हार हुई। तराइन की तृतीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौड़ी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। अब देखते हैं परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक है उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ठीक है, वही अभी मैं वो पढ़ रही थी ना, तो एमपी से मुझे ये वो याद आ गया था। मीर भोज पढ़ रही थी ना, तो भोज से याद आ गया था। तो ये परमार वंश से रिलेटेड है। तो जो डायलॉग है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नेषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरु तंग थे। ठीक है, नेषधीय चरित्र के लेखक कौन है? श्रीहर्ष। प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरु तुंग। राजा भोज के चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण में अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों वो उनके उपयोग का उल्लेख है। नव सहसांग चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय और धनिक हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहवान वंश और अंत में 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां एवं और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब है चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश की स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाग भुक्ती है। ठीक है, चंदेल वंश के संस्थापक है नन्नुक। इसकी राजधानी खजुराहो है। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महबूब गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक रीति वर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्रा ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्लाउदल नाम सुना होगा। अल्लाउदल नामक 2 सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते समय अपनी जान गंवाई थी। अल्लाउदल। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव की हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी थी अनिलवार थी।
ठीक है। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक जो था वो भीम तृतीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश के का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया था। अब हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने को है, ठीक है। कलचुड़ी चेदी राजवंश। कलचुड़ी वंश के संस्थापक कोक्कल थे। कौन थे? कोक्कल थे। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुड़ी वंश एक शक्तिशाली शासक गंगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुड़ी वंश चूड़ी सबसे महान शासक कर्णदेव था, ठीक है। कलचुड़ी वंश चूड़ी सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। कलिंग से कलिंगाधिपति यानी कि त्रिकलिंगाधिपति। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुड़ी के दरबार में रहते थे। अब है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में खतौली का युद्ध राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री की जो पूरी जो लेक्चर्स है एक ही लेक्चर्स में दे दी हूँ, क्या कि और जो हमारा जो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक चलेगा वो मध्यकालीन भारत पूरा लेक्चर मैं डाउनलोड कर दूंगी। और आप लोग मान के चलो कहीं हो बुक्स नहीं है या फिर सुनना चाह रहे हो, आराम से कान में लगा दो, रीडिंग सुनते रहो, आपकी रिवीजन होती जाएगी। क्योंकि लूसेंट कंपलसरी है। बच्चे बोलते हैं ना लूसेंट क्या ही है, फैक्ट, बट आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना एक ना आपका फाउंडेशन एक वो क्रिएट हो जाता है, वो तगड़ा हो जाता है। आपको पढ़ना चाहिए लूसेंट, ठीक है। पर डे कम से कम 1-1 घंटे भी आप पढ़ते हो ना तो समझो आपका पूरा लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों आप लोग रिवाइज करो, ठीक है। बाय।